शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम द हिंदू के साथ में द हिंदू की पहली खबर देखने वाले हैं। सूखा पायका रिवर, ये रिवर पड़ती है उड़ीसा में और ये है महानदी की सहायक नदी। ठीक है, कभी ये रिवर अस्तित्व में हुआ करती थी। आज के समय में आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर इस नदी के ऊपर रास्ते बन गए हैं। इसके ऊपर लोगों ने खेत बना लिए हैं और खेती करना चालू कर दिए हैं। मतलब कि ज़मीन की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि आजकल लोग नदी को नहीं छोड़ रहे हैं, नाले को नहीं छोड़ रहे हैं। जो एरिया पहले गाय बैलों के चराने के लिए हुआ करता था, उस एरिया में तक लोगों ने खेत बनाने और खेती करने चालू कर दिए हैं। 1950 के दशक में सूखा पायका रिवर उड़ीसा में ये पड़ती है। इसने अपने पानी के फ्लो को बंद कर दिया था, मतलब उस टाइम में सूख गई थी। इसके पहले इसमें एक कैनाल का काम भी चला था। चलो एक काम करते, इसमें पानी था तो इसके पानी को लोग नहर के माध्यम से खेतों में सिंचाई करते थे। इसके बाद वाटर क्राइसिस आया, लोग त्राही त्राही हो गए हैं पानी के लिए और अब उन्होंने डिमांड करी है कि हम आज फुर्सत से बैठ सकते हैं और इसके रिजुवनेशन के बारे में हम सोच सकते हैं कि कैसे करके हम इसको जीवित कर सकते हैं। एक छोटी सी रिवर जो कि 1950 के दशक में, मतलब देखा जाए तो 70 साल पहले उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में सूख गई थी। आज डिमांड हो रही है कि इसको रिजुवनेट किया जाएगा। रिजुवनेट किया जाना मतलब इसकी मरम्मत का काम फिर से जवान किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने काम कर दिया है चालू ऑन इट्स रिवाइवल प्लान। इसके रिवाइवल प्लान के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने काम चालू कर दी है और ये काम चालू हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन से। हाल ही में आप एनजीटी को देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। जैसे कि दिल्ली के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में उसने फाइन ठोका था कचरे के निस्तारण को लेकर के। फिर एक दो स्टेट और उसके हाथ में आए। अभी हाल ही में उत्तराखंड की बात चल रही थी। उत्तराखंड में जो जिम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी उसको लेकर भी उसने नोटिस जारी किया था वहाँ के अधिकारियों को, जिसमें कहा गया था कि आप संपर्क करिए किससे, केंद्र सरकार से। तो एनजीटी ने क्या कहा था, ये एनजीटी है और ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वन से संबंधित और ये है केंद्र सरकार से। तो इन ऑफिसर्स को उसने ये कहा था कि आप केंद्र सरकार को बोलें कि वो एक कमेटी का गठन करे और इसकी जांच करे कि वास्तव में कटाई हुई है कि नहीं हुई है, कटाई क्या अवैध है, ठीक है, और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो एनजीटी देखा जाए ना तो कंटिन्यू न्यूज़ में रहा है। आज हम एनजीटी के बारे में फिर से देखने वाले हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्टकट में हम एनजीटी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्राधिकरण भी बोला जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की जगह किसने ले लिया है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 ने ले लिया है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक स्पेशल बॉडी की स्थापना करके भारत 2010 में एक पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का देश बन गया। मतलब जैसे हम एनजीटी लेकर के आए हैं, ऐसे ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर में भारत का नंबर लग गया है। 2010 तक यदि आप देखोगे तो पर्यावरण के लिए इस प्रकार के न्यायालय बनाने के लिए दो अन्य देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश बन गया है। तो जो एनजीटी होता है, एक प्रकार का कोर्ट ही होता है। एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पर पर्यावरण से संबंधित मामले जाते हैं, उन केसों की सुनवाई होती है। इस प्रकार से प्राधिकरण बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारे न्यायालय में पेंडिंग हैं, लेकिन हमें पर्यावरण संबंधी मुद्दों को जल्दी से जल्दी निपटाना होता है, इसीलिए ही हमने इसकी स्थापना करे थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है दिल्ली में। इसके अलावा इसके 4 अन्य बेंच भी हैं। कहाँ? भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके ऑफिस बनाए गए हैं। एनजीटी के अंतर्गत देखिए गैर अनुपालन के मामले में दंड के प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि 3 साल तक की अवधि के लिए जेल भी भेजा जा सकता है।
एनजीटी द्वारा निर्धारित जुर्माना जिसे 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा जा सकता है और जुर्माना तथा कारावास दोनों हो सकते हैं। एनजीटी द्वारा पारित फैसले के खिलाफ एनजीटी के फैसले के संचार की तारीख से 90 दिन के भीतर केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही आप अपील दायर कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा है, यदि आप एनजीटी में केस हार जाते हैं तो आपके पास 90 दिन का टाइम रहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चला सकते हैं। इसके क्षेत्राधिकार की सूची में कौन कौन से मामले आ जाते हैं, तो 7 किस्म के मामले अपने पास ही रखता है। वो कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता आपका जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कानून 1974, ठीक है। इसके अलावा 1977 का जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैविक विविधता अधिनियम 2002। ऊपर में किसी भी कानून या इन अधिनियम के प्रावधानों का यदि उल्लंघन कोई करेगा, किसी भी अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए निर्णय को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष रहता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति भी रहते हैं जो कि सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो इसमें कम से भी कम 10 लोग हो सकते हैं और अधिकतम हो सकते हैं 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। एनजीटी का जो अध्यक्ष रहता है, ठीक है, इसका चयन कौन करता है? इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है वो बताता है केंद्र सरकार को कि आप किसको बनाओगे अध्यक्ष। इसके साथ साथ में बाकी के जो इसके सदस्य रहते हैं उन सदस्यों का सिलेक्शन होता है कैसे करके? केंद्र सरकार एक कमेटी बनाएगी, फिर वो कमेटी बताएगी कि हमें किन किन लोगों को इसके सदस्य बनाना चाहिए, ठीक है। तो बताया जाता है यदि एक बार आपने किसी को सदस्य बना दिया या फिर अध्यक्ष बना दिया तो ये लोग दोबारा फिर से नहीं बन सकते। एक बात और यहाँ पर निकल के आती है कि इसके पास जो भी केस जा रहा है तो 6 महीना के भीतर में ही इसको अपने केस का निपटारा करना रहता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम पीरियड इसके पास में नहीं रहता, जानबूझकर इसके टाइम को कम कर दिया गया ताकि ये जल्दी से जल्दी अपने केसेस का निपटारा कर सके। देखिए मैप के माध्यम से यदि हम इसको समझने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर मैप में हमें ये रिवर दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए हमें क्या है, इसको खुद अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। सूखा पाइका रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम एनदर रिवर, originated from another river, द महानदी, नियर आयातपुर विलेज, ठीक है। देखा जाए तो ये कहाँ सूखा पाएगा जो रिवर है ओरिजिनेटेड होती है किसी और रिवर से, कहाँ? महानदी से। जगह का नाम है आयतपुर विलेज। अब यहाँ से महानदी से ये पानी अपना ले रही है और बहते बहते हुए जा रही है। ये बहती है 27.5 किलोमीटर बिफोर मीटिंग द महानदी अगेन एट बांकला। फिर ये जाकर के कहाँ मिल गई? बांकला में जाकर के मिल गई। ओरिजिनेट हो रही है नदी से ही और आगे चल करके ये फिर से मिल गई 27 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद बांकला जगह में। 1950 के दशक में स्टेट का जो वाटर रिसोर्सेस इंजीनियर हुआ करते थे, इन देयर विजडम क्लोज द सूखा पाएका रिवर माउथ इनेबलिंग डेवलपमेंट ऑफ तालांदना कैनाल सिस्टम। इन्होंने क्या काम किया? तालादंडा कैनाल, तलदंडा कैनाल इसको बोला जाता। सिस्टम ए मेजर कैनाल ऑफ द स्टेट, वहाँ पर मतलब कि नहर, नदी से हमने क्या काम किए, पानी लेना है तो हमने एक नहर बना दी है। दिस लीड टू रिवर मोस्टली ड्राइंग अप, और इसी के चलते चलते जब हम इसके पानी को खींचते जा रहे हैं खेती में, तो ये नदी क्या हो गई? सूख गई। द प्रोसेस वॉज एग्रीवेटेड बाई एग्रीकल्चर इंक्रोचमेंट। अब इसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर का इंक्रोचमेंट यहाँ पर होने वाला, दैट हैड स्प्रंग अप ऑन द रिवर बैंक्स। इसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे वहाँ पर खेत बनना चालू हो गए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारत और सऊदी अरबिया के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। बताया जा रहा है सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, ये
नवंबर के महीने में दिल्ली आ सकते हैं, मतलब कि इनकी मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सऊदी क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की संभावना है। यहाँ से एक बात और निकल कर के सामने आ रही है, सोर्स का ये कहना है ये जो विजिट रहेगी, यहाँ से ये संदेह पैदा होता है मिस्टर मोदी अटेंड कर सकते हैं एक मीटिंग किसके साथ में, 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान जिसको कहा जाता है, और 18 मेंबर वाला एक ग्रुप है जिसको ईस्ट एशियन समिट बोलते हैं, मीटिंग इन कंबोडिया अराउंड द सेम टाइम। और इसी समय में 2 जगह की मीटिंग होने वाली है, आसियान की और EAS की, ईस्ट एशियन समिट। ईस्ट एशियन समिट में 18 मेंबर और 10 मेंबर एसोसिएशन बताया जा रहा है किसका, आसियान का। जब इनकी मीटिंग होगी, मिस्टर सलमान और मिस्टर मोदी आर एक्सपेक्टेड टू एक्सचेंज व्यू ऑन प्रेजेंट एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो ड्यू टू रसिया वार। बताया जा रहा है कि दोनों जब मिलेंगे तो मेन जो फोकस रहेगा यूक्रेन और रसिया के चलते चलते जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, उसी के ऊपर मेन फोकस इनका रहने वाला है। इसके साथ साथ में ये आपस में डिस्कशन कर सकते हैं वेस्टर्न देशों के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा उनका जो कोएलिशन है, उनका जो संगठन है, वो सैंक्शन लगाया है ना तो इंडिया के ऊपर ना ही किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि ये लोगों ने ज्वाइन नहीं किए थे उनके सैंक्शन को। द विजिट हैज़ जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस गिवन US सऊदी टेंशन। ये जो मीटिंग है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि US और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी कुछ टेंशन्स चल रही हैं ऑयल प्रोडक्शन के कटिंग को लेकर के। किसके द्वारा, ओपेक प्लस ग्रुपिंग के द्वारा। दैट इंक्लूड्स रसिया, उसमें रसिया भी शामिल है। आफ्टर विच US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन हु विल आल्सो बी इन बाली, ये भी बाली में उस टाइम में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने वार्निंग दिया था कि सऊदी अरबिया को भी इसका नुकसान भरना पड़ेगा। दिल्ली में जब इनकी मीटिंग होगी तो रिव्यू किया जाएगा बायलैटरल प्रोजेक्ट्स को, उसमें इंक्लूड है सलमान की 2019 के प्रॉमिस को। उन्होंने वादा किया था कि हम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडिया में, पार्टिकुलरली किस मामले में ताकि इंडिया जो है ऑयल का रिजर्व बना सके, ग्रीन एनर्जी में काम कर सकें, विच हैज़ नॉट येट फ्रक्टिफाइड। लेकिन अभी तक देखा जाएगा तो ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चुकता नहीं हुआ है, फ्रक्टिफाइड। मिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड रियाद ट्वाइस। देखा जाए तो मोदी 2 बार घूम के आ गए हैं रियाद, 2016 और 2019 में, और अनाउंस करे थे एक नंबर ऑफ MOUs, मतलब यहाँ पर इनके द्वारा कुछ MOU समझौता ज्ञापन हुए थे। इसके साथ साथ में प्रोजेक्ट में भी साइन हुआ एज वेल एज विच विल बी रिवाइव्ड, सेड ऑफिशियल। अधिकारियों का कहना है जो उस टाइम में जो सिग्नेचर वगैरह हम करे थे, दस्तखत वगैरह करे थे, उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। सऊदी अरेबिया होस्टेड द G20 इन 2022। सऊदी अरेबिया ने G20 की बैठक की अध्यक्षता करा था 2020 में। एंड टॉक्स विद फोकस ऑन एजेंडा फॉर द G20 इन इंडिया नेक्स्ट ईयर। G20 की नेक्स्ट ईयर की जो बैठक है इंडिया में होने वाली है विथ ए समिट इन दिल्ली इन सितंबर 2023, तो इस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। इसके बाद में बात करी जाती है व्यापक रणनीतिक साझेदारी की। भारत और 10 देशों का जो आसियान समूह है अपने संबंधों को CSP में अपग्रेड करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ में विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस साल दिल्ली में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भी करी थी, और अगस्त में पूर्वी एशिया FMM के लिए कंबोडिया गए और इस पर चर्चा भी की। जबकि ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना है इसको 2021 में CSP नॉमिनेट किया गया था। इस साल आसियान के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों को उन्नत करने जाने की संभावना भी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण कोरिया गणराज्य, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता शामिल होने वाले। इसके बाद चीन की राजनीतिक उठापटक से संबंधित बात आई है। इसमें बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका में जैसा सिस्टम चला करता था ना कि कोई भी व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं बन सकता, 2 से ज़्यादा बार,
ऐसे ही चाइना में भी एक नियम हुआ करता था कि चाइना में भी आप लड़ोगे चुनाव तो आपको 2 कार्यकाल ही मिलने वाला, 2 बार प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। तो चाइना में शी जिनपिंग ने इस रूल को क्या कर दिया है, पलट दिया है। उसका कहना है कि नहीं, आप 2 से भी ज़्यादा बार बन सकते, तो हम बनेंगे सबसे पहले। तो ये उनका तीसरा कार्यकाल रहेगा। यहाँ की जो पार्टी है, चाइना की जो पार्टी है, यहाँ पर सिंगल पार्टी ही हुआ करती है, उसी में से नेता लोग चुने जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे बार भी जो टर्म है किसको मिलने वाली है, शी जिनपिंग को ही मिलने वाली है। ये बिल्कुल तय हो चुका है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक पौधे की नई प्रजाति से संबंधित एक न्यूज़ आई है जिसको स्पॉट किया गया है। न्यू स्पीसीज ऑफ जीनस एलमानिया। जीनस मतलब होता है जाति, एलमानिया पौधे का नाम है। द डिस्कवरी ऑफ द सेकेंड स्पीसीज ऑफ जेनस अल्मानिया हैज़ कम 188 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट स्पीसीज वाज डिस्क्राइब्ड बाय द बॉटनिस्ट। इसमें बताया जा रहा है ये जो गैप है, पहली जो प्रजाति है, पहला जो टाइप है हम देखे थे आज से 188 साल पहले, और ये सेकेंड टाइप की जो हम देखे हैं अल्मानिया का पौधा, वो इस बार सेकेंड बार देखा गया है, सेकेंड टाइप का है ये। तो देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, इसके साथ साथ में इसकी न्यूज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ए रैदर फ्रेल लुकिंग, आप देखोगे ना तो कितना कमज़ोर ये पौधा दिखाई दे रहा है। प्लांट स्पॉटेड ऑन द ग्रेनाइट हिलॉक ऑफ पलक्कड़। ये कहाँ पर दिखा है हमको, पलक्कड़ में ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया गया है एज ए न्यू स्पीसीज ऑफ जीनस अल्मानिया। तो जो अल्मानिया पौधा है उसकी ये सेकंड प्रकार की जाति है, सेकंड जाति है। नेम्ड अल्मानिया मल्टीफोरा, नाम क्या है, अल्मानिया मल्टीफोरा। ये स्पीसीज जो है क्वाइट स्पेशल मानी जा रही है फ्रॉम बोथ द बोटानिकल एंड कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ द व्यू अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर लोग कह रहे हैं बोटानिकल और कंजर्वेशन के हिसाब से हमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा मिला है। इसकी जो सालाना हर्ब की ग्रोथ है, हाइट के हिसाब से आप देखोगे ना तो वो 60 सेंटीमीटर बढ़ती है। अल्मानिया मल्टीफोरा इज़ ओनली द सेकेंड स्पीसीज ऑफ दिस जेनस। इस जाति का ये सेकंड स्पीसीज है जो आइडेंटिफाई किया गया है आज के टाइम में पूरे दुनिया भर में। That is not all. The discovery has come 188 years after the genus and the first species was described by the botanist. तो 188 साल हो चुके हैं इसकी डिस्कवरी के। फील्ड सर्वे, इसके अलावा जेनेटिक एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर एंड मोरफोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये सारी चीज़ों के माध्यम से भी हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर पाए हैं इट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अल्मानिया नोडीफ्लोरा। अल्मानिया नोडीफ्लोरा पहले का था, नया वाला अभी का है। विच सो फार हैड बीन एक्सेप्टेड एज द लोन अल्मानिया स्पीसीज। ए पेपर पब्लिश्ड इन द जर्नल फाइटोटैक्सा में इसका पब्लिकेशन किया गया था। अब पुराने वाले जाति की हम बात करते हैं, द फर्स्ट स्पीसीज अल्मानिया नोडीफ्लोरा। तो ये पुरानी वाली स्पीसीज है। ये ओरिजिनली इसको पब्लिकेशन किया गया था अंडर द जीनस सेलोसिया नोडीफ्लोरा 1753 में। ये जो स्पेसिमेन था, ये नमूना हमें मिला था साइलोन, जिसको आज के टाइम में हम श्रीलंका बोलते हैं, वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज अल्मानिया नोडीफ्लोरा 1834। बाद में फिर 1834 में इसको डिस्क्राइब किया गया था अल्मानिया नोडीफ्लोरा। इट्स न्यू फाउंड कजिन अल्मानिया मल्टीफोरा, इसी का कजिन है कौन, अल्मानिया मल्टीफोरा, इज करेंटली नोन ओनली फ्रॉम ए फ्यू लोकेशन। ये कुछ कुछ जगह पर ही इसको लोग जानते हैं, बाकी कोई इसको समझता नहीं है। गिवन इट्स स्मॉल पॉपुलेशन द रिसर्चर हैव असेस्ड इट एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड अप्लाइंग IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया। उनका कहना है चूँकि ये बहुत कम ही जगह पर मिल रहा है, मतलब कि इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है और IUCN को इसको रेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। द प्लांट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ऑनगोइंग स्टडीज ऑन एमरेंथीस
द प्लांट फैमिली टू विच द जीनस एल्मानिया बिलोंग्स। ठीक है, खोज की हिस्ट्री बताई जाती है कि हम किस चीज़ को खोजने के लिए गए थे, उसके दौरान ये हमें मिला है। फाउंड एट हाइट्स रेंजिंग बिटवीन 1000 से लेकर के 1250 मीटर। काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया में ये पाया जाता है। अल्मानिया मल्टीफोरा इज़ एन एनुअल हर्ब, सालाना हर्ब हम देख रहे हैं। देखिए, इसकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो खड़ी खड़ी रहती हैं। इसका जो ब्रांचेस रहता है अराइजिंग फ्रॉम द बेस, बेस मतलब आधार से ही इसकी जो शाखाएं हैं ना अराइज होती हैं, खड़ी होती हैं। द स्टेम इज़ रेड टू वायलेट, इसका जो स्टेम है वो रेड से लेकर के वायलेट हो सकता है। एट द बेस एंड ग्रीन अबव, ऊपर से आप जाते जाओगे तो ये ग्रीन होते जाता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑकर्स फ्रॉम मई से लेकर के सितंबर, मतलब इसमें फूल कब लगेंगे, फल कब लगेंगे, तो ये मई से लेकर के सितंबर के बीच में होता है। इसके बाद हम चलते हैं साइंस वाले पेज में और देख लेते हैं साइंस की प्रमुख खबरों को। तो पहली जो खबर आई है वो ग्रेजिंग एनिमल्स से रिलेटेड आई है कि जो घास चरने वाले एनिमल्स हैं, शाकाहारी जो पशु हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, मतलब क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में। ग्रेजिंग एनिमल्स कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल कार्बन। घास चरने वाले एनिमल जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालते हैं सॉइल कार्बन की स्टेबिलिटी को लेकर के ग्रेजिंग के इकोसिस्टम में। ऐसा स्टडी में सामने निकल कर के आया है। इसमें रिसर्चर शामिल थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। उन्होंने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली रिमूविंग ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम द इकोसिस्टम। यदि आप इन जानवरों को हटा देते हैं अपने इकोसिस्टम से, इसका क्या रिजल्ट होगा? हायर फ्लक्चुएशन इन सॉइल कार्बन, मतलब कि सॉइल में जो कार्बन का फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमको दिखाई दिया था फ्रॉम 1 ईयर से लेकर के नेक्स्ट ईयर के बीच में। ये जो अध्ययन किया गया है इसको प्रकाशित किया गया है PNAS में। द रिसर्चर विद द सपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, रिसर्चर लोग थे, इसमें सपोर्ट था हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी भी थी, एंड द पीपुल ऑफ किब्बर विलेज इन स्पीति, स्पीति का किब्बर गांव, established some fenced plot where grazing animal were excluded and adjacent plot were where animals like yak and ibex grazed। इसमें क्या किया गया कि एक एरिया को तो खाली रखे आपने और दूसरे एरिया में ग्रेजिंग आप करवा रहे हो आइबेक्स और याक से। आइबेक्स जो पहाड़ी वाले एरिया होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं ना, वहाँ पर आइबेक्स और याक पाए जाते हैं, घास चरने वाले जानवर। तो स्टेट इसमें ये एग्जामिनिंग किया गया है कि जो सॉइल का सैंपल था ईयर आफ्टर ईयर ओवर द डिकेड फॉलोइंग 2005 व्हेन द स्टडी बिगन। 2005 से ही ये लोग अध्ययन कर रहे थे। आप देखिए साल दर साल ये लोग अध्ययन करते रहे थे। ग्रेजर्स एंड स्टेबिलिटी, उन्होंने ये पता लगाया कि सॉइल में जो कार्बन है, सॉइल कार्बन इन द फेंस्ड प्लॉट, जहाँ पर हमने फेंसिंग करे थे वो फ्लक्चुएट हुआ 30 से लेकर के 40%। मोर देन दैट इन द प्लॉट वेयर एनिमल वर अलाउड टू ग्रेज, मतलब कि दोनों में कितना अंतर है, जहाँ पर ये गाय बैल घास चर रहे हैं और एक जिसमें ग्रेजिंग नहीं हो रही है, दोनों में कितना अंतर है। जो ग्रेजिंग इकोसिस्टम है ना, जैसे कि ग्रासलैंड, श्रबलैंड एंड स्टेपीज, सवाना कवर करते हैं अबाउट 10% ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ मिलाकर के इंडिया का 10% हिस्सा ये कवर किए हैं। और अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व में 40% हिस्से पर इस प्रकार के हमको पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्रिकली यदि हम देखें, दीस इकोसिस्टम सपोर्ट नियरली ऑल मेगाफोना अराउंड द वर्ल्ड एंड आर होम टू रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस।